नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद गिरजीस के यूट्यूब चैनल में। हम लोगों का जो हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच चल रहा है उसमें प्राचीन भारत। आज हम उसकी कुछ थियरी के बारे में देखेंगे और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कुछ लेखकों के पुस्तकों के बारे में जानेंगे। कुछ भारतीय और कुछ विदेशी लेखकों के पुस्तकों के बारे में जिन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित पुस्तकें लिखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने दी थी पिछले वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। तो उससे स्रोत के और वो स्रोत हैं उसके साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोतों में वेद पुराण और विदेशी साहित्य और फिर भारतीय साहित्य भी आते हैं। भारतीय साहित्य में क्या वेद पुराण है, सब इनको शामिल किया जाता है। और पुरातत्व में क्या है, सिक्के, स्थापत्य अवशेष, पुरातात्विक अन्वेषण और उत्खननों को शामिल किया जाता है। पुरालेख मतलब जो पत्थरों पर जो लिखे जाते हैं पुराने लेख। सिक्के तो आप लोग जानते ही हैं। स्थापत्य अवशेष जो पुरानी इमारतें हैं उससे जो अवशेष हैं वहां पर भी कुछ जानकारियां मिल जाती हैं लिखी हुई दीवारों पे। पुरातत्वीय अन्वेषण जो जो खोज होती है, पुरातत्व से संबंधित उत्खनन जो खुदाई होती है, वहां पे भी बहुत सारे शिलालेख सिक्के के मिलते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्य और पुरातात्विक दो स्रोत हो गए। इसके आगे बढ़ेंगे, साहित्यिक स्रोत के बारे में जानेंगे। अधिकांश भारतीय साहित्य का स्वरूप धार्मिक है, जैसे वेद पुराण। वेद पुराण जो है ये धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से, और उसमें राजाओं की वंशावली व उपलब्धियां उपस्थित होती हैं परंतु कालक्रम का अभाव होता है। जैसे कि उसमें वेद पुराण जो है उसमें राजाओं की वंशावलियां तो लिखी होती हैं परंतु ये कब की हैं इसका कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होता है। वैदिक साहित्य में 4 वेद का उल्लेख है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों से वैदिक काल के बारे में विश्वसनीय जानकारी होती है। वैदिक काल का जो है जब रचना हुई थी उस काल के संबंधित जानकारी मिलती है। एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसमें भारत के समुद्री तट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके लेखक के बारे में तो कोई पता नहीं है, परंतु ये पुस्तक पूछता है कि भारत के समुद्री तट के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, तो इसको याद रखिएगा। नेचुरल हिस्टोरी का जो है पुस्तक, इसमें प्रकृति से संबंधित विवरण दिया गया है। इसका लेखक प्लिनी है, इसको याद रखिएगा, ये पूछता है। एक कथन है, भारतीय शासक अपना बहुत सा पैसा घोड़ों की खरीद में बेकार कर देते हैं। यह कथन किसका है? मार्को पोलो का। याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे डायरेक्ट ही कथन पूछ लेता है कि कथन किसका है, तो इसको याद रखिएगा, मार्को पोलो का। और पुरातात्विक स्रोत में देखेंगे अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत में जो है एक ही सबसे विश्वसनीय स्रोत होता है कि इसमें पत्थरों से लिखा होता है और उसे कार्बन डेटिंग के द्वारा भी ज्ञात किया जाता है कि ये कब का है। और कुछ अभिलेख तो ऐसे हैं जिसमें तिथियां भी लिखी होती हैं, तो इसीलिए इसे सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली हड़प्पा की मुद्राओं में है। जो लिखने का जो है सबसे प्राचीन प्रणाली हड़प्पा की मुद्राओं में है। अशोक के अभिलेखों की लेखन के प्रणाली सबसे प्राचीन मानी जाती है। ये क्यों मानी जाती है? क्योंकि हड़प्पा की मुद्राओं में क्या लिखा हो ये अभी पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए अशोक के अभिलेख के लेखन प्रणाली को सबसे प्राचीन माना जाता है। क्योंकि अभी हड़प्पा का तो पढ़ा नहीं जा सका है, तो कैसे पता ये कब का है? इसीलिए सबसे ऑथेंटिक जो माना जाता है वो अशोक के अभिलेख की लेखन प्रणाली को माना जाता है। लिपियों का विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरालिपि विद्या कहलाता है। इसको याद रखिए, ये पूछता है। आगे बढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण शिलालेखों के बारे में जानेंगे। जैसे हो गया हाथी गुम्फा अभिलेख, ये किसका है? खारवेल का। इसमें खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख भी इसी को कहते हैं, ये किसका है? रुद्रदामन का है। इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं उनके कार्यों का विवरण प्राप्त होता है। कृतित्व नहीं होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। अगला आता है नासिक अभिलेख, ये किसका है? गौतमी बलश्री का। इसमें सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण मिलता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है। अगला है प्रयाग अभिलेख, समुद्रगुप्त का है। इसमें समुद्रगुप्त के विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण मिलता है। अगला है ऐहोल अभिलेख, ये किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है। इन दोनों का जो युद्ध हुआ था
उसके बारे में विवरण मिलता है। भीतरीय स्तंभ लेख स्कंदगुप्त। इसमें स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है और उसने जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया है उसके बारे में जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख है मालवा नरेश यशोवर्मन का। इसमें सैनिक उपलब्धियों का विवरण मिलता है। ये अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना होगा, इसे याद रखिएगा। ये पूछ लेता है कि कौन सा अभिलेख किसका है। आगे बढ़ेंगे। अब प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत सिक्कों को जानेंगे। सिक्कों में क्या है, पंचमार्क या आहत सिक्के। पंचमार्क या आहत सिक्के क्या होते हैं, जो ठप्पा मारकर बनाया जाता है। जैसे कि कोई बचपन में हम लोग जब माटी से खेलते थे तो कुछ न कुछ जब हम लोग बनाते थे तो कुछ न किसी चीज से उस पे जैसे उंगली से ही मार देते तो इन उंगलियों का निशान पड़ जाता था। इसी तरह से इन सिक्कों पर ठप्पा मार करके कुछ न कुछ उसमें निशान बना करके ये सिक्के बनाया जाता है, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। इसलिए पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। आप सबसे बढ़िया उदाहरण पंचमार्क या आहत सिक्के का जानेंगे जब ये आप लोग एक मिठाई होती है जिसे पीड़ा कहा जाता है। पीड़ा आप लोग देखे होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ डिजाइन बनाते ठप्पा मार करके। इसी तरह से ये सिक्कों को भी बनाया जाता था, पंचमार के आहत सिक्के को ठप्पा मारकर। और सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र। इसको याद रखिएगा, बहुत पूछता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र। भारत में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है, इंडो ग्रीक या हिंद यमन शासकों को दिया जाता है। ठीक, इसे भी ध्यान रखिएगा, पूछता है। भारत में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक या हिंद यमन शासकों को जाता है। किसे जाता है, हिंद यमन शासकों को। जबकि भारत में पहली बार शुद्ध स्वर्ण के सिक्के कुषाण वंश द्वारा चलाए गए थे, जो कि 124 ग्रेन के थे। भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्के पूछेगा तो कुषाण वंश कितने ग्रेन का था, 124 ग्रेन का। और जबकि लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का पूछेगा तो इंडो ग्रीक या हिंद यमन शासकों। भारत में सबसे अधिक तांबे के सिक्के किसने चलाए थे, ये भी कुषाण वंश के शासकों ने चलाए थे। पूछेगा कि सबसे अधिक तांबे के सिक्के किसने चलाया था, तो ये आप लोग बताएंगे कुषाण वंश के शासकों ने चलाया था। आगे देखेंगे। आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। पूछता है निम्नलिखित में से किस शासक को उसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया, तो आप लोग बताएंगे समुद्रगुप्त। अगला है सातवाहन नरेश यज्ञश्री सातकर्णी की मुद्रा पर जलयान का चित्र अंकित है। इसको भी हाईलाइट करेंगे। ये भी पूछता है कि जलयान का चित्र किस किस वंश के शासक की मुद्रा पर अंकित है, या ऐसे पूछ लेगा किस शासक की मुद्रा पर अंकित है, तो आप लोग बताएंगे सातवाहन नरेश या फिर सातकर्णी के। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है, इनकी मुद्राओं पर बाघ का चित्र अंकित है। ये भी पूछता है कि किसकी मुद्रा पर बाघ का चित्र अंकित है, तो आप लोग बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी लोगों को मिल जाएगी। इसमें काफी इंपॉर्टेंट है कंटेंट है, तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और देखेंगे ये सारी चीजें, ऊपर की चीजें तो हम लोगों ने देख लिया है। अगला है शीशे के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया था, सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। किसने किए थे, सातवाहन शासकों ने। आगे देखेंगे। कुछ पुस्तकें हैं और उसके रचनाकार हैं, इसके बारे में देखेंगे। अष्टाध्यायी जो है किसकी है, पाणिनि की। ये क्या है,
व्याकरण ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। पर्याप्त जानकारी इसी में सबसे पहले मौर्य काल के बारे में जानकारी इसी में मिलती है। महाभाष्य जो है पतंजलि का है। महाभाष्य किसका है? पतंजलि का। इसमें पुष्यमित्र सिंह के विषय में जानकारी मिलती है, क्योंकि उन्हीं के दरबार में ये रहते थे। कथा सरित सागर सोमदेव। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य। कौटिल्य मतलब ये चाणक्य। अर्थशास्त्र चाणक्य, या उसे कौटिल्य नाम जाना, तो उसका अन्य नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। नीतिसार कामंदक। मालविकाग्निमित्रम ये पूछता है, याद रखिएगा। मालविकाग्निमित्रम किसका है? कालिदास का। मृच्छकटिकम भी पूछता है, किसका है? शूद्रक का। हर्षचरित बाणभट्ट, ये तो आप लोगों को याद होगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। राजतरंगिणी कल्हड़। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पूछता है किस पुस्तक में कश्मीर के राजवंशों का जानकारी मिलती है? तो राजतरंगिणी है, ये पूछता है। यहाँ याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। सॉरी, इसको ऐसे नहीं सेव करना था। क्या आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा? आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिएगा, हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक थे, बताइएगा कौन है? तो हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक जो हैं वो हैं केपी जायसवाल। ठीक, केपी जायसवाल हिंदू पॉलिटी के लेखक केपी जायसवाल। अगला देखेंगे, भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू और मुस्लिम एवं आधुनिक काल में विभाजित करने का कार्य किसने किया था? इसका उत्तर होगा जेम्स मिल साहब ने। जेम्स मिल ने। आगे बढ़ेंगे। 1904 में लिखित पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? वीए स्मिथ। वीए स्मिथ। वीए स्मिथ। राजतरंगिणी किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को। सॉरी, यहाँ से छूट गया था। एक चीज बताना यहाँ भूल गए थे। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक है, इसमें इसे जो है भारत का पहला सुनियोजित इतिहास माना जाता है। ठीक, इसे याद रखिएगा। इसे किसने लिखा था? वीए स्मिथ ने। किस प्रसिद्ध विदेशी राजदूत ने 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की है, जो तब तक बीते हुए 6053 वर्षों में हुए थे? ये किसने किया था? किसकी है ये? किसने किया था? मेगस्थनीज ने। इसको याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती, किसे मानी जाती है? राजतरंगिणी को। किसे मानी जाती है? राजतरंगिणी को। इसे भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। इससे इतिहास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पुस्तक की तुलना मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है?
द प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली के द प्रिंस से किस पुस्तक की तुलना की जाती है? अर्थशास्त्र की। और अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है। ये पूछता है। देखिए, अभी हमने आप लोगों को बताया ना कि प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? और वो कौन सी पुस्तक थी? हमने बताया था ना, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक थी? किसने तैयार किया था? वी ए स्मिथ ने। और पुस्तक कौन सी थी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक थी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक, आगे बढ़ेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया में भारत महाभारत के युद्ध के से लेकर गुप्त साम्राज्य तक का वर्णन है। इसका लेखक कौन है? पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? एच सी राय चौधरी। कौन है? एच सी राय चौधरी। कौन है? एच सी राय चौधरी। अगला 9वां क्वेश्चन है। ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया और ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के लेखक कौन है? एच सी राय चौधरी। कौन है? एच सी राय, सॉरी, के ए नीलकंठ शास्त्री। कौन है? के ए नीलकंठ शास्त्री। पिछले वाले का आंसर हम बोल दिए हैं। कौन है? के ए नीलकंठ शास्त्री। अगला देखेंगे क्वेश्चन। हिंदू सिविलाइजेशन। हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, ये सब पुस्तकें हैं। इन सब पुस्तकों के लेखक कौन है? कौन है? आर के मुखर्जी। आर के मुखर्जी। कौन है? आर के मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक महान कृति, जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं का एक विश्वकोश है, के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? पीवी काणे। इसके लेखक कौन है? पीवी काणे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मार्क्सवादी विचारों के या मार्क्सवादी विचारधारा के अग्रदूत किसे माना जाता है? मार्क्सवादी विचारधारा का अग्रदूत किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? डी कौशाम्बी। किसे माना जाता है? डी कौशाम्बी। किसे माना जाता है? डी कौशाम्बी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता माना जाता है, का पुस्तक कौन सा था? ये तो आप लोग जानते होंगे। इसकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। उत्कीर्ण लेखा के अध्ययन को क्या जाता है, क्या कहा जाता है? अभी हमने बताया है। उत्कीर्ण लेखा मतलब, उत्कीर्ण लेखा मतलब अभिलेखों का अध्ययन।
उत्कीर्ण रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पे खुदाई खुदाई करके लिखा जाता है। पत्थरों पर अक्षरें उत्कीर्ण करके लिखी जाती है, मतलब खुदाई करके छीनी से, मतलब या जो भी उस समय औजार रहा होगा उसे खुदाई करके लिखते थे। तो इसे क्या, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीग्राफी। और सिक्कों का अध्ययन क्या है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता। अगला देखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के सबसे अच्छे स्रोत कौन से हैं? अभी हमने क्या बताया था? सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में सबसे पहले हमने क्या बताया था? अभिलेख। सबसे विश्वसनीय जो बताया था वो अभिलेखों के बारे में बताया था। वो अभिलेखों के बारे में बताया था। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होगा? अभिलेख होगा। अगला देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? शिलालेख जो कि समकालीन दस्तावेज होता है, उसकी उसमें बाद में परिवर्तन किए जा सकते हैं। बी, प्रतिबिंबित नहीं होता है। सी, पक्षपातपूर्ण होता है। डी, बाद में परिवर्तन नहीं हो सकते। तो इसमें क्या सही होगा? उसमें बाद में परिवर्तन जो लिख दिया जाएगा उसमें फिर बाद में परिवर्तन, क्योंकि उसमें तो खुदाई करके लिखा जाता है, तो उसमें बाद में परिवर्तन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। बाद में परिवर्तन किए जा सकते हैं? नहीं किया जा सकता। प्रतिबिंबित नहीं होता है, क्यों नहीं प्रतिबिंबित हो सकता है? हो सकता है। पक्षपातपूर्ण होता है? नहीं, पक्षपातपूर्ण नहीं होता। बाद में परिवर्तन किए जा सकते हैं? हाँ, बाद में परिवर्तन उसमें किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? बाद में परिवर्तन नहीं हो सकते, ये सही है। बाद में परिवर्तन नहीं हो सकते, ये सही होगा। सिंध द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम सबसे पहले दिया गया, किसके द्वारा दिया गया था? बताइएगा, किसके द्वारा दिया गया था? हखामनी ईरानियों द्वारा। किसके द्वारा? हखामनी ईरानियों द्वारा। सिंध द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम सबसे पहले हखामनी ईरानियों द्वारा दिया गया था। ठीक, आगे बढ़े। इन सब चीजों के बारे में हमने पिछली वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को, वहां से जाके देख लीजिए इसके बारे में डिटेल्स जानकारी चाहिए तो। अगला है क्वेश्चन, चीनियों ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? ठीक, सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया था भारत के लिए? इसका आंसर क्या होगा? इंतु। बाद में तिएंचु हो गया, जो तिएंचु या चुआंतु, तो जब वो भेनसांग और आए थे तब हुआ था। सबसे पहले चीनियों ने किस शब्द का प्रयोग किया था? इंतु का। अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडोस या इंडिया शब्द भारत के लिए सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? अभी हम लोगों ने बताया आपको, हमने बताया आपको किसने प्रयोग किया था? हखामनी ईरानियों या यूनानियों द्वारा। जब ईरानियों नहीं मिलेगा तो यूनानियों लगा दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद यूनानियों ने ही प्रयोग किया था। अगला देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, हिंदू शब्द भारत के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिंदू शब्द भारत के लिए सबसे सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? ये किया था फारस वालों ने। किसने किया था? फारस वालों ने।
किसने किया था? फारस वालों ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसे नीचे। अगला देखेंगे, इंडस शब्द उद्भूत है। किससे उद्भूत है इंडस शब्द? बताइएगा। इंडस शब्द जो है लैटिन भाषा का है। किसका है? लैटिन भाषा का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर। इंडोस शब्द। इंडोस शब्द। इंडोस शब्द क्या है? यूनानी है, ईरानी है, यूनानी और लैटिन दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या सही होगा? यूनानी है। कौन है? यूनानी है। यूनानी शब्द है। विंडोज क्या है? यूनानी शब्द है। अगला 24 नंबर। 24 का 23 नंबर। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के सबसे प्राचीनतम राजा कौन थे? भारत के सबसे प्राचीनतम राजा कौन थे? मनु व वैवस्वत। सबसे प्राचीनतम राजा कौन थे? मनु व वैवस्वत। कौन थे? मनु व वैवस्वत। कौन थे? मनु व वैवस्वत। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा, ये कथन किसका है? ये कथन है ब्यूरी का। किसका कथन है? ब्यूरी का। ये कथन किसका है? ब्यूरी का। चलिए आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग इसे रिवाइज करिएगा और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।